हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माइंड ब्लोइंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है ज्ञानंद, मैं पढ़ाता हूँ आपको विज्ञान और हमारा चल रहा है बायोलॉजी का लेसन नंबर 2 है ना। हाँ, आज ये शायद लास्ट पार्ट होगा। आज हम सारा का सारा जितना बचा हुआ है सारा का सारा पढ़ लेंगे। पीयूष ग्रंथ हमने पिछले वीडियो में देखी थी, उसके बाद जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ बचती है वो सभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथ। क्या पढ़ेंगे? थायराइड ग्रंथ। क्या पढ़ेंगे? थायराइड ग्रंथ। थायराइड ग्रंथ की स्थिति आकार की बात करें तो स्थिति आकार की बात करें तो क्या बात करेंगे हम? तो इसकी स्थिति आकार देखें तो यह गर्दन के श्वास नली जो हमारी होती थी, हमने पिछले चैप्टर में देखा था। श्वास नली और स्वरयंत्र जो हमारा टेटुआ होता है, जहाँ से कंपन करती है, जो हमारी ध्वनि होती है जहाँ से कंपन करती है, जहाँ से ध्वनि कंपन करके निकलती है, ध्वनि मिलती है, ठीक है, यहीं पे कंपन होता है ना। यही स्वर यंत्र है कि संयोग स्थल जहाँ पे श्वास नली और स्वर यंत्र मिलते हैं, वहीं पर अधर मतलब निचले हिस्से में, बेस में, पास मतलब दोनों तरफ किनारों पर, निचले हिस्से में किनारों पर, तल पर पाई जाने वाली गुलाबी रंग की एच आकार की होती। किस आकार की होती? एच आकार की होती। एक फैक्ट है, यह अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों से बड़ी होती है। और भी जितनी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उनसे यह क्या होती है? बड़ी होती है। इसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन बनेगा। 3 हार्मोन स्रावित करता है ये। कौन से? थायराइड ग्रंथ रुधिर से आयोडीन लेकर। देखो, कहते हैं ना, रुधिर की कमी से क्या होता है? अगर आयोडीन की कमी है अगर आप में आयोडीन की कमी है तो क्या होगा? तो आपको घेंघा रोग हो जाता है। लेकिन कभी कभी ये भी कहते कि हार्मोन से कमी से घेंघा रोग होता है, थायराक्सिन की कमी से होता है। तो हार्मोन की कमी से होता है घेंघा रोग या फिर आयोडीन की कमी से होता है? इस चीज़ को समझो। जो थायराक्सिन हार्मोन होता है वो आयोडीन की मदद से ही बनता है। थायराक्सिन हार्मोन में 40% अमीनो अम्ल होते हैं, 60% आयोडीन की मात्रा होती है। समझ रहे हो? तो आयोडीन नहीं होगा तो थायराक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। रुधिर से आयोडीन लेकर ही थायराक्सिन ग्रंथि थायराइड ग्रंथि थायराक्सिन हार्मोन बनाती है। अगर ये आयोडीन नहीं होगी रुधिर में तो थायराक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। थायराक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो घेंघा रोग हो जाएगा। तो घेंघा रोग दोनों की वजह से कह सकते हैं हम। थायराक्सिन की वजह से भी चाहे कह लें, चाहे हम आयोडीन की वजह से कह लें, इसलिए दोनों चीज़ें सही होती हैं। और कौन सा हार्मोन साबित तथा ट्राईआइडोथाइरोनिन नामक हार्मोन भी साबित करता है। और कुछ मात्रा में तीसरा हार्मोन भी निकालती है, थायराक्लिस्टोनिन नामक हार्मोन भी यह स्रावित करती है। अब इन हार्मोन के कार्य क्या हैं, इनके आगे कार्य देखेंगे। तो पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं, पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं बेटा जी। लिखो बेटा जी। थायराक्सिन की कमी से एक पॉइंट बनाओगे, अगला लिखोगे थायराक्सिन की कमी से मनुष्य में घेंघा रोग हो जाता है, जिसमें नेत्र चौड़े तथा नेत्र गोलक के नीचे श्लेष्म के संचित हो जाने, श्लेष्म इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे, नेत्र गोलक के नीचे श्लेष्म के संचित हो जाने से यह बाहर की ओर उभर आते हैं या उभरे हुए हो जाते हैं। समझ गए? अगला जो ये हार्मोन होता है ट्राईआइडोथाइरोनिन, इसके कार्य थायराक्सिन हार्मोन के ही समान होते हैं। समझ गए? इसके कार्य थायराक्सिन हार्मोन के ही समान होते हैं। अब थायराक्सिटोनिन की बात करें
थायराकाल्सिटोनिन की बात करें तो यह स्टोमा भाग से संश्लेषित होने वाला प्रोटीन हार्मोन होता है, लेकिन ये प्रोटीन होता है। यह क्या करता है, इसका कार्य मूत्र में कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि करना है। मूत्र में कैल्शियम की मात्रा की वृद्धि करना होता है, समझ गए। और बाकी अन्य कार्य थायरॉक्सिन हार्मोन के ही इसके समान होते हैं, समझ गए। समझ गए। समझ गए। चलो, यह ग्रंथि हमारी हो गई खत्म। अगली ग्रंथि आ जाती है पैराथायराइड ग्रंथि। कौन सी आ जाती है बेटा जी, पैराथायराइड ग्रंथि। तो अगला आ जाती है हमारी कौन सी ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। यह ग्रंथि दो जोड़ी होती है, या कितनी जोड़ी होती है, दो जोड़ी होती है। यह थायराइड ग्रंथि के पृष्ठतल पर धंसी रहती है। कहाँ पे धंसी रहती है, उसी पे जो थायराइड ग्रंथि होती है उसी के तल पर, उसी के पृष्ठ पर धंसी होती है, उसी के सरफेस पर। या किसके समान, मक्का के, मकाई का दाना जो होता है मक्का के दाने के समान लाल रंग की होती है। इससे दो हार्मोन स्रावित होते हैं, दो हार्मोन्स इससे स्रावित होते हैं। पहला कौन सा होता है, पैराथार्मोन होता है, दूसरा कैल्सिटोनिन होता है। पैराथार्मोन का क्या कार्य होता है, इसमें आप लिख लेंगे, यह कैल्शियम या दांतों द्वारा कैल्शियम, जो कैल्शियम क्या कहते हैं ना, कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। यह आंतों द्वारा, आंतों लिखना, आंतों लिखना, यह आंतों द्वारा कैल्शियम बोले तो Ca प्रतीक होता है। कैल्शियम का अवशोषण तथा वृक्क में इसका पुनरावशोषण, यानी कि वहाँ पे मूत्र में निकले नहीं, ये वहाँ पे पुनः अवशोषण हो जाए, इसका पुनरावशोषण बढ़ाता है। और क्या करता है, यह अस्थियों की वृद्धि तथा दांतों के निर्माण का नियमन करता है। यह अस्थियों की वृद्धि तथा दांतों के निर्माण का नियमन करता है। कैल्सिटोनिन में क्या लिखेंगे, कैल्सिटोनिन पैराथार्मोन के विपरीत कार्य करता है। अर्थात ये कैल्शियम का, दांतों में कैल्शियम का अवशोषण को बढ़ाएगा तो ये घटाएगा साला, वो वृक्क में पुनरावशोषण बढ़ाएगा तो ये इसको भी घटाएगा, ठीक है। वो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने का कार्य करता है ये हार्मोन, ये कमज़ोर करता है। इसकी कमी से हड्डियां भंगुर तथा कमज़ोर हो जाती हैं, और बहुत कम हो तो हड्डियां गल भी जाती हैं। अगर बहुत कम स्राव हो इसका तो हड्डियां गल भी जाती हैं, समझ गया। तो ये भी ग्रंथि हमारी खत्म। अगली आ जाती है एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि। इसके द्वारा कौन से हार्मोन स्रावित होते बेटा जी, 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। या मनुष्य के प्रत्येक वृक्क के अगले सिरे पर, वृक्क हमने बनाया था ना किडनी वाला फिगर, तो यहाँ पे टॉप पर पाई जाती थी किडनी वाला, किसको फिगर याद है, टॉप पर पाई जाती थी। ये क्या होती थी, ये एड्रीनल या अधिवृक्क ग्रंथि ही होती थी, समझ गए। ये अधिवृक्क कहाँ पाई जाती है, किडनी के टॉप पर पाई जाती है, अगले सिरे पर सिकुड़ी हुई छोटी सी टोपी के आकार की पाई जाती है, समझ गए। ये 4 से 6 ग्राम की होती है किडनी। ये एड्रीनल ग्रंथियाँ कितनी होती हैं, संख्या में 2 होती हैं, क्योंकि किडनी 2 होती है तो दोनों किडनी पर एक एक पाई जाती है। इसके द्वारा इतने सारे हार्मोन निकलते हैं, 4 हार्मोन, और भी एक आधा निकलता है कुछ मात्रा में इससे लिंग हार्मोन्स भी निकल आते हैं, जैसे कि एंड्रोजेंस और एस्ट्रोजेंस, समझ गए। लेकिन मेन ये है कौन सा, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एड्रेनिल और नार एड्रेनिल, समझ गए। जिसमें से मेन एड्रेनिल है। एड्रेनिल हार्मोन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये अलग से पूछ लिया जाता है किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, ये क्वेश्चन अलग से पूछ लिया जाता है, समझ गए आप लोग। तो देखो इसका कार्य की बात करें तो अब इसकी ये हेडिंग डला के आप लिख लेना। इसके कार्य बेटा जी होते हैं, या वृक्कों में सोडियम व क्लोराइड आयन के पुनरावशोषण तथा पोटेशियम आयन के उत्सर्जन को प्रोत्साहित करता है। पोटेशियम आयन के उत्सर्जन को प्रोत्साहित करता है। सोडियम और क्लोराइड आयन के तो पुनरावशोषण करवाता है, और पोटेशियम आयन के उत्सर्जन को
उत्साहित करता है, समझ गए। और ग्लूकोकार्ट्स क्या काम करता है, यह बेटा जी लगभग विभिन्न ऊतकों की कोशिकाओं में ग्लूकोज तथा प्रोटीन के संश्लेषण का अवरोधी प्रभाव डालता है। समझ रहे हो। जो ऊतक की कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में ग्लूकोज तथा प्रोटीन के संश्लेषण पर अवरोधी प्रभाव डालता है ताकि ग्लूकोज और प्रोटीन बने रहें, जिससे वसाओं एवं प्रोटीन के विघटन को बढ़ावा मिलता है। समझ रहे हो। और भी यह यकृत में यूरिया संश्लेषण आदि क्रियाओं को भी प्रेरित करता है। ये चीज़ें आपको लिख लेनी है। यह यकृत में यूरिया संश्लेषण को भी प्रेरित करता है, ठीक है। इसका उपयोग कभी कभी एलर्जी के उपचार में तथा शल्य चिकित्सा में अंगों के प्रत्यारोपण में भी किया जाता है, क्योंकि यह प्रत्यरक्षी निषेधात्मक भी होता है। और यह कैलोजन तंतु जो होते हैं, कैलोजन नाम सुना होगा शायद आप, को बनने से रोकते हैं। अतः गठिया जैसे रोग जो होते हैं, जैसे कहते हैं ना गठिया बाई धर रही है, उन रोग में उनमें क्या करते हैं, लाभप्रद करवाते हैं। समझ रहे हो, उनमें लाभप्रद करवाते हैं ये सब। अगला बात करें एड्रेनालिन की बात करें हम, तो ये बेटा जी ये हमारा, इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, आपातकाल हार्मोन। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है आपातकाल हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन कौन कहलाता है, तो एड्रेनालिन हार्मोन आपातकाल या इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है। यह क्या करता है, यह मानसिक तनाव, चिंता, आपातकालीन रोग जो इमरजेंसी में रोग हो जाते हैं, ठीक है, तथा दुर्घटना आदि की स्थिति में इन हार्मोन क्या अधिक मात्रा में स्राव होता है। नॉरएड्रेनालिन जो होता है रुधिर वाहिनियों को संकुचित कर रुधिर दाब में वृद्धि करता है। और एड्रेनालिन क्या करता है, ये त्वचा, श्लेष्मिक कलाओं तथा अंतरांगों की पेशियों की रुधिर वाहिकाओं को तो संकुचित करता है, परंतु कंकाल पेशियों, हृदय, यकृत, मस्तिष्क आदि को भी रुधिर वाहिनियों को फैलाकर उनमें रुधिर के संचार में क्या करता है, ये वृद्धि करता है। समझ गए। ये सारे कार्य होते हैं। तो आप सही से लिखना चाहेंगे, हो सकता है आपको अभी समझ में नहीं आया हो, आप इन दोनों कार्य एक साथ लिख लेना, ठीक है। तीसरे नंबर एड्रेनालिन तथा नॉरएड्रेनालिन हार्मोन डाल लेना। इसमें लिख लेना बेटा जी यह दोनों हार्मोन दुर्घटना आदि की स्थिति में काफ़ी मात्रा में रुधिर में मुक्त होते हैं। समझिए। आगे लिख लेना नॉरएड्रेनालिन हार्मोन रुधिर वाहिनियों को संकुचित कर रुधिर दाब में वृद्धि करता है। आगे लिख लेना एड्रेनालिन हार्मोन त्वचा तथा अंतरांगों की पेशियों की रुधिर वाहिकाओं को तो संकुचित करता है, परंतु कंकाल पेशियों, हृदय, यकृत, मस्तिष्क आदि की रुधिर वाहिनियों को फैलाकर उनमें रुधिर संचार की क्या करता है, वृद्धि करता है, ताकि ब्लड अधिक से अधिक पहुंच सके। ताकि आप जब हम एक गुस्सा आती है, जब घबराहट है, जब हम भयभीत हो जाते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बीपी बढ़ जाती है ना, बीपी बढ़ाने घटाने ये सब यही काम करते हैं, डराने का, हिम्मत देने का, ये सब काम यही करते हैं। समझ गए। जैसे आप चौंक जाते हैं, डर गए, पिस्तौल निकाल लिया, किसी ने तान दिया, आप एकदम भौचक्के हो गए, तो आपको मेंटेन करने का, भौचक्का करने का या भयभीत करने का, बीपी बढ़ाने का, ये सब जो काम करते हैं, ये सब आपको गुस्सा दिलाने के, ये सारे काम यही करते हैं। इमरजेंसी में आपकी मदद करता है ये, ठीक है। इमरजेंसी में आपकी मदद करता है, क्योंकि आपका डरना भी ज़रूरी है। यहाँ पे डरना ज़रूरी है ना। जैसे आपको गाड़ी आ जाए, अचानक से साइड से गुजर गई, आप चौंक गए, डर गए, आपको जी घबरा गया, बीपी आपकी बढ़ गई, तो ये हार्मोन तुरंत निकलता है इमरजेंसी में, आपको घबराता है कि आप बचिए, रुकिए, ठीक है। ऐसा होगा। आपका अगर डर ना लगे तो आप कहीं भी कूद जाएंगे, सांप के सामने खड़े हो जाएंगे, आपको कुछ होगा ही नहीं, है ना। समझ रहे हो ना। तो ये इमरजेंसी में ये हार्मोन हमारी कुल मिला के एक तरह से सहायता करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आपातकाल हार्मोन कहते हैं इसे। समझ गए। तो ये ग्रंथि भी हमारी हो गई ख़त्म। अब आ जाता है अगला आ जाता है अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीपिकाएँ। अग्नाशय से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। देखो, अग्नाशय हमारी जो होती है वो बहिस्रावी, अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियों का कार्य करते हैं। अग्नाशय हेडिंग डालो, अग्नाशय आप हेडिंग डालो, लिख लो यह एक मिश्रित ग्रंथि है।
यह एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है बेटा जी? मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित कहने का मतलब क्या है? यह एक कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। अतः यह बाह्य तथा अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियों का कार्य करती है। बाह्य तथा अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियों को कार्य करती है। याद करो, जब हमने जैव प्रक्रम वाले चैप्टर में, पहले चैप्टर में पढ़ाया था, अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, जिसमें भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं ना, पढ़ाया था ना, याद हो तो। इसमें HCl भी होता है ना, याद आया आपको? पेप्सिन वगैरह एंजाइम इसी में होते हैं, याद आया आपको? चलो, और इसकी जो आगे लिख लो, इसकी लैंगरहैंस की दूपिकाओं से, इसकी लैंगरहैंस की दूपिकाओं से हार्मोन्स स्रावित होते हैं। हार्मोन्स स्रावित होते हैं। हार्मोन्स स्रावित होते हैं जो निम्न है। पहला डालेंगे आप इंसुलिन, पहला डालेंगे आप इंसुलिन, इसे लिख लो इंसुलिन, इंसुलिन लिख लो। इंसुलिन लिख लो बेटा जी, इसे लिख लो। ये क्या करता है? यह अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। यह अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं, उसमें अल्फा बीटा गामा कोशिकाएं होती है अग्नाशय में, ठीक है। तो बीटा कोशिकाओं द्वारा यह स्रावित होता है। बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, जो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित करता है, जो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित करता है। तो ग्लूकोज की मात्रा को नियमित करने का कार्य कौन करता है? इंसुलिन करता है। अर्थात जब ग्लूकोज की मात्रा रुधिर में बढ़ जाती है तो उसे कम करता है, जब कम हो जाती है तो उसमें वृद्धि करता है। समझ गए? आगे लिख लेना नई लाइन से, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह को डायबिटीज भी बोलते हैं, समझ गए? डायबिटीज भी बोलते हैं, ठीक है। और इसे शुगर भी बोलते हैं। क्या? शुगर भी बोलते हैं, ठीक है। इतने सारे नाम हैं इसके, समझ गए? तो इसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह रोग में, इस रोग में रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इस रोग में रुधिर में ग्लूकोज की, ये अलग से पूछ लिया जाता है मधुमेह रोग किस आपकी भी आया था, किस हार्मोन की कमी से होता है, इसे संक्षेप में समझाओ, 4 नंबर में आ गया था। आगे क्या लिखोगे इसमें? इस रोग में रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, समझ गए? इसीलिए क्या? इसीलिए रोगी को मीठा खाना या फिर चीनी खाने के लिए डॉक्टर मना कर देते हैं। डॉक्टर मना कर, ये सब लिख लो, डॉक्टर क्या करते हैं? मना कर देते हैं, ठीक है। मधुमेह के रोगियों के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। मधुमेह के रोगियों के लिए क्या? रोगियों को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि इनके जो रुधिर में शुगर हो वो कन्वर्ट हो जाए दूसरी अन्य। ये करता क्या है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। ग्लूकोज, आगे लिख लेंगे, इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, समझ गए? जब ये कम होगा तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा।
तो रुधिर में इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, समझ गए। तो रुधिर रुधिर क्या हो जाएगा, रुधिर आपका मीठा होता चला जाएगा, समझ गए। अब यहाँ तक कि तो उनके पेशाब में भी ग्लूकोज निकलने लगती है, इतना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब हमारी किडनी जब ब्लड को छानती है तो उसमें ग्लूकोज को भी निकालने लगती है। और ग्लूकोज के ही याद हो आपको, जो ग्लूकोज के ही ऑक्सीकरण से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है एटीपी के रूप में, समझ गए। एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है, जो माइक्रो का एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो जाता है, जिसका उपयोग हम ऊर्जा के रूप में करते रहते हैं। जब ग्लूकोज ही नहीं रहेगा बॉडी में तो ऊर्जा भी नहीं मिलेगी। तो आदमी क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, कमज़ोर हो जाता चला जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये रोग भी खतरनाक हो जाता है, इसमें भी तो रोगी को बहुत दिक्कत होती है, समझ गए। इतनी सारी बातें आप इसमें बता दिया मैंने, लिख देंगे, 4 नंबर में भी आएगा। तो इंसुलिन के ये मधुमेह रोग के बारे में आप लिख सकते हैं। अगला आ जाता है बेटा जी, अगला आ जाता है ग्लूकेगान। कौन सा हार्मोन आ जाता है 2 नंबर में, ग्लूकेगान, ग्लूकेगान हार्मोन, ठीक है। ये क्या करता है, यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर, क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, समझ रहे हो। मतलब वो तो क्या करता था, इंसुलिन ग्लूकोज से किस में बदलता था, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। और ग्लाइकोजन कहाँ इकट्ठा होता है, लीवर में। हमारे लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठी रहती है। जब हम जैसे खाना नहीं खाते तो यहाँ से इस हार्मोन की मदद से ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल जाएगी, समझ गए। और ग्लूकोज का फिर क्या हो जाएगा, स्वांगीकरण हो जाएगा, रुधिर से कोशिकाओं में पहुँच जाएगी, वहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाए तो ऊर्जा मिल जाएगी फिर, समझ गए। तो खाना ना भी खाएं तो ग्लूकोज में जो ग्लाइकोजन होगी वो ग्लूकोज में बदल जाएगी, हमें ऊर्जा मिलती रहेगी। इसलिए हम काफ़ी देर तक बिना खाए भी रह सकते हैं, हमें ऊर्जा मिलती जाएगी। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऊर्जा स्टोर रहती है, समझ रहे हो ना। चलो ठीक है, अगला एक और आ जाता है हार्मोन, सोमैटोस्टैनिन हार्मोन। सोमैटोस्टैनिन ये एक ही हार्मोन है, अच्छा, अलग अलग नहीं है। यह पचे हुए भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को क्या करता है, कम हो जाती है, लिख लेंगे। इसकी कमी से पचे हुए भोजन के स्वांगीकरण की अवधि कम हो जाती है, अर्थात जो भोजन का स्वांगीकरण होगा उसकी अवधि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, समझ गए, इसकी कमी से। चलो ये सारे सब हार्मोन हो गए, सब खत्म। अगला हो जाता है जननों से उत्पन्न होने वाले हार्मोन। अगला आ जाता है आखिरी, जननों से उत्पन्न होने वाले हार्मोन, ठीक है। जननों से उत्पन्न होने वाले हार्मोन, हार्मोन्स, जननों से उत्पन्न होने वाले तो जनन क्या होते हैं, मनुष्य में वसण होते हैं और महिलाओं में अंडाशय होते हैं। तो मनुष्य तथा अन्य सभी अंतःस्रावी जीवों में स्तनधारी होना चाहिए। मनुष्य तथा अन्य सभी स्तनधारी जीवों में जनन अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य करते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य करते हैं। अब हेडिंग डालेंगे इसमें बेटा जी, अंडाशय के हार्मोन्स। अंडाशय के हार्मोन्स, अंडाशय कहाँ पाए जाएंगे, महिलाओं में, लड़कियों में। अंडाशय के हार्मोन्स, ठीक है। पहला इस अंडाशय द्वारा
निम्न हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं, अंडाशय द्वारा निम्न हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। ठीक है, हालांकि मेन दो ही, हम दो ही लिखेंगे। पहला क्या आ जाता है, पहला आ जाता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, और दूसरा क्या आ जाता है प्रोजेस्टेरॉन। दूसरा क्या आ जाता है प्रोजेस्टेरॉन। ट्रॉन भी होता है, ट्रॉन भी होता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन। तो एस्ट्रोजन पहला हो गया, दूसरा क्या हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन। अब इनके कार्य क्या होते हैं बेटा जी, इनके कार्य क्या होते हैं। अब ये एक तरह के लिंग हार्मोन भी होते हैं, ये महिलाओं के लिए लिंग हार्मोन का भी कार्य करते हैं। लिंग हार्मोन का कहने का मतलब क्या है, जो जैसे कि एंड्रोजन जो होता है, यह नारियों में विकास हार्मोन भी, इसे नारी का विकास हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, विकास का क्या मतलब, क्योंकि यह मादा में लैंगिक परिपक्वता तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे स्तन का विकास आदि को प्रेरित करता है। ठीक है, द्वितीयक लक्षण क्या होते हैं अगले वाले लेसन में पढ़ेंगे, जैसे स्तनों का बढ़ना, छाती पर स्तनों का बढ़ना और जननांगों में बालों का उगना, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी द्वितीयक लक्षण होते हैं। आवाज़ का हल्का होना, लड़कियों की आवाज़ हल्की होती है, लड़कों की भारी होती है। तो ये सारे इनके क्या होते हैं, ये सारे विकास कौन करवाता है, ये हार्मोन ही करवाता है। ठीक है, एक निश्चित अवधि में ही ये विकास होता है ना, तो इस हार्मोन की मदद से ही होता है। समझ रहे हो ना। चलो अगला क्या आ जाता है, प्रोजेस्टेरॉन आ जाता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या कहा जाता है, यह इसे गर्भधारक हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि यह गर्भधारण के लिए आवश्यक दशाओं का विकास का प्रेरक है। समझ गए, इसे गर्भधारक हार्मोन भी कहते हैं। समझ गए, ठीक है। गर्भाशय की भित्तियों में रुधिर परिवहन बढ़ाता है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ गए। चलो दोनों कार्य हो गए। एस्ट्रोजन के कार्य समझ में आ गए आपको। यह नारी विकास हार्मोन भी इसे कहते हैं। यह नारियों में लैंगिक परिपक्वता, मतलब कि लैंगिक सेक्सुअलिटी बोलते हैं। सेक्सुअलिटी समझ रहे हो ना, कैसे समझो सेक्सुअलिटी, मतलब कि या फिर सेक्सुअल रूप से उसे तैयार करता है। समझ रहे हो ना, सेक्सुअल लैंगिक रूप से उसे क्या करता है, तैयार करता है, ताकि वो माँ बन, कुल मिला के सीधा सीधा कह सकते हैं हम, उसे माँ बनने के लिए तैयार करता है यह हार्मोन। ठीक है, ताकि वो माँ बनने लायक हो सके। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी लड़की माँ बन सकती है, एक एज होती है माँ बनने की, उसके पहले तो है नहीं कि कोई भी लड़की अब माँ बन जाएगी। वे हार्मोन्स उन चीज़ों को, उन लक्षणों को, उन चीज़ों को विकसित करता है। समझ गए, ये हार्मोन, इसलिए इसे नारी विकास हार्मोन भी कहते हैं। देखो जब एक निश्चित एज 11 से 14, कुछ बुक में 12 से 14 भी होता है, इस अवधि में लड़कियों के में ग्रोथ अधिक होती है। इस अवधि में इन सालों में लड़कियां बहुत जल्दी बड़ी लगने लगती है, बड़ी, उनके कंधे चौड़े हो जाएंगे, उनकी लंबाई भी तेज़ी से बढ़ेगी, उनके स्तनों का विकास होगा, उनमें निखार भी आएगा, बहुत काफ़ी परिवर्तन आता है इस एज में। वो इस एज में बड़ी लगने लगते हैं, होता है ना ऐसा। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन की मदद से ही होता है। अगला हम लिखेंगे वसण के हार्मोन। अब वसण किस में पाया जाता है, पुरुषों में। वसण किस में पाया जाता है, पुरुषों में। तो अब हम पढ़ेंगे वृषण के हार्मोन। ये दाढ़ी मूछ जो है बेटा सब, ठीक है, लड़की लग रही, तो वो जो अभी हार्मोन पढ़े एस्ट्रोजन वगैरह की वजह से लड़की लग रही है, लड़की नहीं, अगर उसकी कमी हो जाए तो लड़की ना लगे। अब भाई कैसे लड़की लगेगी, अब उसमें वैसे लक्षण विकसित ही नहीं होंगे तो लड़की लगेगी क्या, लड़के जैसे ही लगेगी, कहीं लड़की है ही नहीं, लगती ही नहीं। और लड़कों में भी अगर वसण द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते वे स्रावित ना हो तो लड़के नहीं लगेंगे। इसके द्वारा कौन से हार्मोन, इसके द्वारा एंड्रोजेंस, कौन सा, एंड्रोजेंस तथा टेस्टोस्टेरॉन। एंड्रोजेंस लिख लोगे, एंड्रोजेंस, और पहला दूसरा कौन, तथा टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन स्रावित होते हैं। समझ गए,
नामक हार्मोन स्रावित होते हैं। यह आगे लिख लेंगे, यह लड़कों में जननों के विकास, उनके जो जनन होते हैं, जनन क्या होते हैं, वसड़ के विकास, वसड़ के विकास को भी, वसड़ की साइज बढ़ेगी यहाँ पे। लड़कों में इसी टाइम शिश्न की, जो उनका लिंग होता है, उसकी साइज़ बढ़ेगी इसी टाइम पे। लड़कों में एज क्या होती है इन सब के, इन लक्षणों की? लड़कों में एज होती है 16, कुछ बुक में 15 से भी होता है, तो 16 से या 15 से 18। इस एज में लड़कों में ये सारे परिवर्तन आते हैं, जैसे कि गालों में बाल पाए जाना है, यहाँ बगल में बालों का उगना, जननांग जो होते हैं वहाँ पे बालों का उगना, ये सारे उनकी आवाज़ का भारी होना, कंधों का चौड़ा होना। इस एज में लड़के भी जल्दी से जवान होना शुरू हो जाते हैं। समझ रहे हो ना? तो इन दोनों के हार्मोन्स की सहायता से ये सब होता है। तो उनमें भी द्वितीयक लैंगिक परिपक्वता या फिर जननों का विकास, या फिर हम कह लें द्वितीयक लक्षणों का, और मैथुन इच्छा भी नर लक्षण इन्हीं के प्रभाव द्वारा प्रेरणा से विकसित होते हैं। मैथुन इच्छा मतलब काम की इच्छा, ठीक है। तभी इसी एज में तो हम लड़के लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या फिर लड़कियां लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। इसी एज में ऐसा होता है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसी एज में ऐसा होता है, इस एज में लड़के लड़कियां खोजने लगते हैं। और अब मैं ये चीज़ नहीं कहूँगा, ये चीज़ गलत भी हो सकती है, अब खोजते सभी, ऐसा सब में नहीं होता है, लेकिन वैसी मतलब वैसी इच्छाएं जगने लगती हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, हाँ इच्छाएं जगने लगती हैं, वैसी इच्छाएं, फिर वैसा वहाँ पे हमारा कुछ आज बहुत बच्चे भटक भी जाते हैं, बहुत बच्चे खुद को संभाल नहीं पाते, वैसी इच्छाएं आने लगती हैं जो कहीं ना कहीं से चाहने ही लगते हैं, बस कोई मेरी गर्लफ्रेंड बन ही जाए, या फिर कोई मेरा बॉयफ्रेंड बन ही जाए। लड़कियों में 12 से 15 या 14 ये एज होते हैं। समझ गए? तो ये इन्हीं की वजह से होता है। समझ गए? मैथुन इच्छा मतलब काम की इच्छा, काम अच्छा सेक्स, या फिर लड़कियों के साथ संबंध बनाने की इच्छा। समझ रहे हो? ये इच्छा भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होती है। अगर आप में वो इच्छा नहीं होती है तो आप में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो सकती है। अगर ऐसे ही नहीं कि हर टाइम इच्छा होती रहेगी तुम्हारी ऐसा नहीं होता कि हर टाइम इच्छा होती रहे तुम्हारी, है ना? ऐसा नहीं होता है। जब ये हार्मोन बनेगा, जब ऐसी कोई चीज़ें देखते हैं हम, जैसे वैसा कोई वीडियो देखें, वैसा कोई फ़ोटो देखें, या फिर वैसा कुछ सोचें, वैसी कोई बातें करें, या फिर किसी लड़के को देखकर वो चीज़ें ख्याल में लाएँ, तो वैसी इच्छा आपकी होगी फिर। समझ रहे हो? ऐसा होता है। तो फिर मतलब वैसी इच्छा जाती है तो वैसा मैसेज जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा है पीयूष ग्रंथि, सभी पीयूष ग्रंथि क्या होती है? मास्टर ग्रंथि होती, सभी ग्रंथियों पर उसका नियंत्रण होता। वहाँ पे मैसेज जाएगा तो पीयूष ग्रंथि में मैसेज जाएगा, पीयूष ग्रंथि हार्मोन रिलीज करेगी तो वो जनन को प्रेरित करेगा, वसण को प्रेरित करेगा, वहाँ से हार्मोन रिलीज होगा। जब वहाँ से हार्मोन रिलीज होगा तो आपके क्या जगेगी? इच्छा जगेगी फिर वैसी। समझ रहे हो ना? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते, क्यों? ये क्वेश्चन लिख लेना। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के गतिविधियों पर क्या करती है? नियंत्रण करती है, गतिविधियों को नियंत्रित करती है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बना लेना आप। तो ये लेसन हो गया ओवरऑल फिनिश। अगला लेसन हम कल से स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी का तीसरा लेसन होगा, ठीक है। बायोलॉजी का तीसरा लेसन वो जीवों में जनन वाला है, जीवों में जनन वाला लेसन, वो भी अच्छा लेसन है। उसमें हम ये फिर जनन वगैरह के बारे में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहेंगे, कॉपी बना के दिखाते रहो, नोट्स भेजते रहो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते जाओ बस। जो भी समझ में ना आए, डाउट हो तो पूछो, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।